नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से धर्मांतरण मामले को लेकर के, जहां धर्मांतरण मामले में एटीएस की पूछताछ में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सामूहिक धर्मांतरण की साजिश उमर की तरफ से रची जा रही थी। 1956 को दोहराने का सपना उमर देख रहा था। एटीएस को जो भी दस्तावेज मिले हैं उनमें भी 1956 का जिक्र किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 1956 की अगर हम बात करते हैं तो उस दौरान 3,80,000 लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था और कहीं ना कहीं उसी चीज को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश उमर की तरफ से की जा रही थी और यह बड़ा खुलासा इस वक्त एटीएस की तरफ से किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूछताछ में उमर गौतम ने खुद इस बात का खुलासा किया है। धर्म परिवर्तन कराने में एक व्यक्ति को करीब 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमर गौतम की ससुराल से एटीएस ने सबूत इकट्ठे किए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उमर के पैतृक गांव पंथुआ और जो उसकी ससुराल है केशन, वहां पर एटीएस की टीम पहुंची और वहां से उमर के चचेरे भाई राजू सिंह से भी पूछताछ की गई। एटीएस को इस दौरान कई अहम साक्ष्य भी हाथ लगे हैं। सूत्रों के द्वारा ये हमें जानकारी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उमर गौतम की ससुराल से एटीएस ने कई सबूत इकट्ठे करे हैं और उमर के पैतृक गांव पंथुआ और उसकी जो ससुराल है केशन, वहां पर एटीएस की टीम पहुंची और वहां पर जाकर के पूछताछ उमर गौतम के खिलाफ की गई। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर के? धर्मांतरण का ये पूरा मामला लगातार अब एटीएस इसमें नए नए खुलासे कर रही है। उमर गौतम की तरफ से नए खुलासे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ये नया खुलासा हुआ 1956 वाला जो मामले को लेकर के अब एक बार फिर से उसको दोहराने की कोशिश की जा रही थी। नीलेश, देखिए, बिल्कुल एटीएस की स्पेशल विंग लगातार इस मामले में पड़ताल कर रही है। कोर्ट से रिमांड पर लेकर एटीएस की स्पेशल विंग उमर गौतम और जहांगीर से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद तमाम बड़े और अहम खुलासे एटीएस के हाथ लगे हैं, जिसके बाद लगातार एटीएस एक के बाद एक तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, सबूत इकट्ठे कर रही है। अगर हम कल की बात करें, देर रात की बात करें, तो एटीएस ने उमर गौतम का जो पैतृक गांव है पंथुआ, वहां पर पूछताछ की, छापेमारी की। उसके अलावा जो उमर गौतम की ससुराल है वहां पर भी एटीएस पहुंची और वहां पर भी तमाम सबूत इकट्ठे किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एटीएस लगातार पूरे मामले से पर्दा उठाने में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 1,000 लोगों का धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया था, उसके बाद से लगातार एटीएस उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर छापेमारी कर रही है। उसके अलावा देश के 24 प्रांत ऐसे हैं जहां पर एटीएस की टीमें गई हुई हैं और पड़ताल कर रही हैं कि आखिर इन प्रदेशों से उमर गौतम का क्या कनेक्शन था। अगर हम उमर गौतम के गाँव की बात करें, पंथुआ की बात करें, तो उमर गौतम के गाँव जब एटीएस पहुंची तो उमर गौतम के जो चचेरे भाई हैं राजू सिंह, उनसे भी एटीएस ने पूछताछ की है। पूछताछ में कई बड़े और अहम खुलासे हाथ लगे हैं कि धर्म परिवर्तन करने के बाद जब उमर गौतम गांव पहुंचा था, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। उसके अलावा एटीएस ने इस पर भी पूछताछ की कि जो उनके घर के बाहर पीपल का पेड़ लगा हुआ है, मंदिर है, क्या उसको हटाने की भी बात उमर गौतम की तरफ से की गई थी। पीपल के पेड़ और मंदिर और घर के आसपास के जगहों की वीडियोग्राफी भी एटीएस की तरफ से कराई गई है, फोटो भी ली गई हैं। उसके अलावा जो उमर गौतम के साथ उस समय क्लास में 1 से 8 तक के जो साथी स्टूडेंट थे, उनसे भी लगातार पूछताछ की गई है, ग्रामीणों के भी बयान लिए गए हैं। तो तमाम पहलुओं पर लगातार एटीएस पड़ताल कर रही है। उसके अलावा ससुराल का लिंक कितना मजबूत रहा है उमर गौतम के साथ, वहां क्या उमर वहां पर भी गया था, इन तमाम चीजों को लेकर पड़ताल की गई है। हालांकि उमर ने पूछताछ में ये बताया है कि एक व्यक्ति को अगर धर्मांतरित कराना हो तो कम से कम 2 से 3 महीने उसके पीछे लगाने पड़ते थे, उसको समझाना पड़ता था, उसको प्रलोभन देना पड़ता था, नौकरी का झांसा देना पड़ता था, शादी कराने का झांसा देना पड़ता था। तमाम चीजों को बरगलाकर ही किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जा सकता था। तो ये 2 से 3 माह का समय किसी एक व्यक्ति को धर्मांतरित कराने में उमर गौतम ने इस बात को कबूला है। उसके अलावा बात करें, उमर गौतम के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें 1956 का जिक्र है। 1956 की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के इतिहास में 3,80,000 लोगों ने एक साथ में
धर्म परिवर्तन कराया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसी कड़ी को दोबारा उमर गौतम दोहराना चाहता था कि उत्तर प्रदेश के साथ देश में एक बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को तैयार किया जाए। कहीं ना कहीं एटीएस ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में भी मुखिया के बेटे को एटीएस ने उठाया है और वहां पूछताछ की है। करीब 3 से 4 घंटे तक ये पूछताछ हुई है, क्योंकि जो मुखिया है उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि जिस स्कूल में उसका बेटा शिक्षक था, वहां पर 2019 में उसने नौकरी छोड़ी और 2021 में एक मामला सामने आया जहां पर एक छात्र ने धर्म परिवर्तन कराया है। तो ये बड़ा मसला उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के जितने भी मूक बधिर मदरसे हैं वहां पर भी लगातार पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जो दस्तावेज उमर गौतम के पास से एटीएस को बरामद हुए हैं उनमें जो नाम दिए गए हैं, जो पहचान दी गई है, उस अनुसार डेटा को मिलाया जा रहा है कि क्या इनमें से कुछ बच्चे हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराकर अलग अलग मदरसों में रखा जा रहा है या फिर अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। क्योंकि आदित्य ने जिस तरीके से कानपुर से ये कबूलनामा स्वीकार किया था कि वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से जो मूक बधिर बच्चे होते थे उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए शिक्षा देता था, तालीम देता था, ताकि उनको भी इस्लाम धर्म में लाया जा सके। उसके अलावा केरल से भी लिंक निकले थे। आदित्य ने बताया था केरल से एक सेंटर संचालित हो रहा था जहां पर ऐसे बच्चों को तालीम दी जा रही थी कि वो इस्लाम को कैसे आगे तक ले जाएंगे। तो तमाम पहलुओं पर एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है। इस पर एनआईए की भी नजरें बनी हुई हैं जी, क्योंकि जिस तरीके से टेरर फंडिंग का मामला प्रकाश में आया था कि इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही थी, आईएसआई का लिंक सामने निकल कर आया है। तो इन तमाम चीज़ों पर अब एनआईए की पूरी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि कश्मीरी कनेक्शन भी इस पूरे मामले में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं वो भी सतर्क हैं, चाहे वो एनआई हो, आईबी हो या फिर एटीएस हो। तमाम एजेंसियां सतर्क हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ देश में कौन से लोग थे जो इसका साथ दे रहे थे। उसके अलावा जो आईआरएफ एक संगठन था जिसको चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी जानकारी भी इस वक्त हमें मिल रही है, जहां पर यूपी एटीएस ने मुजफ्फरनगर से एक मुखिया के बेटे से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की है और धर्मांतरण मामले में युवक से इस पूछताछ की गई है। और ये पूरा मामला जो है वो है हथौड़ी थाना क्षेत्र का, जहां पर का ये युवक भी रहने वाला है और पुलिस की सूचना पर युवक के पिता ने उसे थाने लेकर वहां पर पहुंचा था और यूपी एटीएस जो है अब उससे भी पूछताछ कर रही है। नीलेश, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? देखिए, मुजफ्फरनगर जनपद के हथौड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक के जो पिता हैं जिनका नाम मुखिया बताया जा रहा है, उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके बेटे जिस विद्यालय में शिक्षक थे वहां से भी एक छात्र ने धर्म परिवर्तन कराया है। ये जानकारी युवक के पिता ने खुद जो है पुलिस को दी थी। पुलिस ने एटीएस को जानकारी दी। आनन फानन में एटीएस की टीम वहां पर पहुंची है और जो उनका बेटा था उससे कई घंटों तक अहम पूछताछ की गई है कि क्या उस स्कूल से और भी छात्र उससे पहले धर्म परिवर्तन कराकर कहीं बाहर गए हैं या फिर धर्म परिवर्तन कराने के लिए वहां पर स्कूल के शिक्षकों को, संचालकों को या फिर प्रबंधकों को कोई प्रलोभन दिया जा रहा था, किसी संस्था के साथ वो जुड़े हुए थे या कोई संस्था लगातार उनके संपर्क में थी। इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद देर रात जो युवक था उसको एटीएस ने छोड़ दिया है और युवक के द्वारा जो दिए गए बयान हैं वो भी काफी अहम है, क्योंकि उसने बताया कि 2019 में जिस विद्यालय में वो पढ़ाता था वहां से वो नौकरी छोड़ दिया था। उसके 2 साल बाद का ये मामला है कि एक छात्र ने धर्म परिवर्तन कराया है। तो वो स्कूल भी अब एटीएस की रडार में है। एटीएस लगातार पड़ताल करेगी कि इस स्कूल के साथ कहां किन किन लोगों के संबंध थे। तो तमाम पहलुओं पर लगातार एटीएस पड़ताल कर रही है। राजधानी की बात करें तो अल हरम एकेडमी पर भी एटीएस की जो रडार है वो बनी हुई है, क्योंकि 7 लोगों का यहाँ पर पैनल है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में इकबाल नदवी हैं। दूसरी बात, अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो उमर गौतम खुद इस संस्था में उपाध्यक्ष है। तो ऐसे में ये संस्था भी एटीएस की रडार में है और उसके अलावा 4 सदस्य है, एक महासचिव है। तो इन तमाम लोगों की पड़ताल एटीएस लगातार कर रही है कि क्या इनका कोई बड़ा मसौदा था राजधानी से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में। तो तमाम पहलुओं पर एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है। हालांकि जो एडीजी एलओ हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने भी पूरी तरीके से ये साफ किया है कि जब तक आरोप तय ना हो जाए तब तक कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। जब तक विवेचना पूरी तरीके से हो ना जाए, साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध ना हो जाए, तब तक इस मामले पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। देश का संवेदनशील मुद्दा है। ऐसी स्थिति में वो लगातार जो है साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो। इन तमाम जगहों पर एटीएस की टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं।
वहाँ से जो साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, वो संकलन करने के बाद ही एडीजी एलओ का कहना है कि वो कुछ मीडिया के सामने खुलकर बोलेंगे। और ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 1000 लोगों का धर्मांतरण करने का मामला जब प्रकाश में आया है तो सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि धर्मांतरण से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके ऊपर एनएसए, गुंडा एक्ट और उसके अलावा उनकी संपत्ति करने की कार्रवाई की जाए। तो तमाम तरीके की कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और अब इसमें एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है, नए नए खुलासे हर रोज हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी एटीएस धर्मांतरण मामले को लेकर के एकदम चौकन्नी है और हर तरह से खुलासे लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही उमर गौतम से भी पूछताछ की जा रही है, उसके परिवार वालों से, उसके दोस्तों से, सभी से पूछताछ करके कई सारे अहम खुलासे अब कहीं ना कहीं हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर के अजीमनगर थाना पुलिस ने एक गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर नब्बू उर्फ नायब की अवैध संपत्ति कुर्क की गई, जिसकी कीमत सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 80 लाख बताई जा रही है। गैंगस्टर नब्बू पर रामपुर और नैनीताल के कई थानों में चोरी, लूट और बलात्कार जैसे करीब 22 मुकदमे दर्ज हैं। ये थाना अजीमनगर पर पंजीकृत अपराध संख्या 165/2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था नब्बू उर्फ नायब सन ऑफ अस्मत अली के खिलाफ। उसी में जांच के दौरान ये पाया गया कि इसके द्वारा अवैध रूप से इस संपत्ति को अर्जित किया गया है। तो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। टोटल कितने लाख की संपत्ति होगी? 42,25,800 की संपत्ति यहाँ की गई है, उसको अभी कुर्क कर दिया गया है। सर, आपराधिक इतिहास क्या है इसका? आपराधिक इतिहास कई है, 22 इसके अपराध है, विभिन्न थानों में पंजीकृत है। उसके आधार पर ही गैंगस्टर बना है। गैंगस्टर के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। ये थाना और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता फहीम खान इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। फहीम, क्या कुछ अपडेट्स है जिस तरीके से गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर नब्बू की करीब 80 लाख की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया गया है? बता दूं कि जिस तरह से एक मुहिम चली हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के खिलाफ उनकी संपत्ति कुर्क करने की और उनकी संपत्ति को ध्वस्त करने की, इसी तरह से एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है रामपुर के अंदर। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने रामपुर के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अजीमनगर एसओ रविंद्र कुमार ने ये जो नब्बू है बहुत बड़ा गैंगस्टर है और ये खैर तस्कर है, इसके खिलाफ कार्रवाई की है। इसकी 1 करोड़ रुपए की लगभग जो है संपत्ति जो मार्केट के हिसाब से हम कहेंगे वो जब्त की गई है। इसका जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। तो जिस तरह से ये गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, रामपुर के अंदर जो बाकी गैंगस्टर है उनके अंदर हड़कंप सा मचा हुआ है और सनसनी सी फैल गई है लोगों के अंदर जो गैंगस्टर हैं। तो जिस तरह से अजीमनगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, नब्बू उर्फ नायब जो रामपुर और उसके अलावा जो है जनपद नैनीताल, उत्तराखंड के और जगहों पे लूट, बलात्कार, मारपीट, पुलिस मुठभेड़ जैसे 22 मुकदमों में ये वांछित भी है और कई प्रदेशों में ये अपराध करता है। तो रामपुर का बहुत बड़ा बदमाश था जिसकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई रामपुर पुलिस ने की है। तो जिस तरह से लगातार रामपुर के अंदर अब ये कार्रवाई की शुरुआत हुई है तो जो बदमाशों में हड़कंप सा मचा हुआ है, वही पुलिस जो अपनी तरफ से कार्रवाई को तेज करती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से ये आज कार्रवाई हुई है, आज शाम को दूसरी जगह भी इसी तरह से कार्रवाई देने की बात कर रही है पुलिस। तो लगातार लोगों के अंदर इस बात की खुशी है कि कम से कम अब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पुलिस प्रभावी कदम उठा के माफियाओं को या तो जेल भेज रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो जिस तरीके से गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और यूपी में लगातार इस तरीके के मामले सामने आए थे और जितने भी गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद से अगली खबर, जहां पर अवैध असलहा लेकर घर में दबंग घुसे, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां दबंगों ने पुराने विवाद के चलते घर में उत्पात मचाया, घर में घुसकर के ये उत्पात मचाया गया और घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों से जमकर मारपीट दबंगों ने की है। दबंग हत्या में गवाही ना देने का दबाव बना रहे थे और मारपीट में आपको बता दें कि महिलाओं सहित 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। कमालगंज थाना क्षेत्र के इमलिया हार का ये पूरा मामला है। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंकिता
और बोला मैं टकोर हम होते रहते हैं हमारे हाथ द्वारे एक आदमी मार डालो 4-5 साल में गवाह है तो हमसे गलत रात मर्डर केस में आपके आदमी गवाह हैं। हाँ क्या नाम है आपके आदमी को? भैया लाल भैया लाल। तो नहीं तो कितने लोग थे हमला करने वाले हैं? जाने कितने थे और इतने मारो पैरार बुलाए बहरार के आदमी बुलाए थे। तो क्या दौड़ा दौड़ा के मारो आप लोगों को? हम तो आते थे हमने की लड़ाई हो दिन में हमने कही दौड़ाई मारो सब लोग जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग दोनों लोग गवाही दे रहे हैं कि जो का एक मुकदमा है उसमें ये लोग गवाही हैं, इसलिए इन्होंने गवाही वापस लेने के लिए पहले इन दोनों लोगों को मारा। उसके बाद हम लोग जब भाग गए उसके बाद इन्हें घर में जाके औरतों को भी मारा, औरतों को मारा। 2 औरतें यहाँ हैं और इसीलिए ये बार बार ये कह रहे हैं मुकदमा वापस तो हम बार बार मारेंगे। कौन कह रहा मुकदमा वापस? तो अरविंद जी जनाब रामनाथ वहीं रहते गाँव में मिलियार में। हाँ मिलिया। इससे पहले मार चुके हैं? हाँ इससे कई बार इनसे होती रहती है। ये जो औरतों को मारा है दौड़ा दौड़ा के मारा है? हाँ दौड़ा दौड़ के रास्ते में मारा है। कितने आदमी थे मारे? पहले घर में मारा, इसके बाद ये लोग थाने आ रहे हैं तो रास्ते में मारा। उनके पास मिनिमम कम से कम 100। और अगली खबर की बात करेंगे बलरामपुर से। अगली खबर जहां पर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। आरती तिवारी वहां पर चुनी गई और महज 21 साल की उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है आरती को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट है आरती। तो इसकी बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। आरती को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट है आरती और कम उम्र में ही पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं आरती तिवारी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बागपत से, जहां पर सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत पर हंगामा देखने को मिला। जहां पर गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर ही जाम लगा दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। थाना दोघट क्षेत्र के बड़ौत मुजफ्फरनगर हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सीधे रुख करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट इस वक्त सामने आया। उन्होंने कहा कि 2022 में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ने की बात को उन्होंने गलत बताया। साथ चुनाव लड़ने की बात भ्रामक और तथ्यहीन है। यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि 2022 में बीएसपी जो है अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि एआईएमआईएम के साथ में बीएसपी मिल सकती है चुनावों के दौरान, लेकिन अब उन तमाम चीजों को गलत ठहराया गया बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। और साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि ऐलान कर दिया गया कि एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ने की बात को उन्होंने गलत बताया और अकेले ही अब बीएसपी चुनाव लड़ेगी। 2022 का विधानसभा चुनाव जो है उसमें बीएसपी अकेले ही रहेगी। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।